हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका सामाजिक विज्ञान की इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाठ 5 का दूसरा भाग पढ़ाऊँगी, जिसका शीर्षक है आधुनिक विश्व में चरवाहे। पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको इस पाठ के अंतर्गत पहाड़ों पर रहने वाले चरवाहों के बारे में बताया था। जो चरवाहे पहाड़ों पर रहते थे, जब बर्फ़ वहाँ पड़ने लगती थी पहाड़ों पर, तो वे नीचे आ जाते थे और शिवालिक पहाड़ियों में आकर रहने लगते थे। और फिर जब फरवरी मार्च में बर्फ़ पिघलने लगती थी, तो वे अप्रैल में फिर से पहाड़ों पर चले जाते थे, जहाँ उनको अच्छी चारागाह मिलती थी। आज हम आपको पठारों, मैदानों और रेगिस्तान के चरवाहों के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम धंगर समुदाय के चरवाहों को देखेंगे। ये महाराष्ट्र में पाए जाते थे। ये चरवाहे जो थे कंबल और चादरें बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। ये धंगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों, जहाँ की मिट्टी थोड़ी शुष्क थी और ख़ास उपजाऊ नहीं थी, ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ पैदा नहीं होती थी, वहाँ रहते थे। यहाँ बारिश भी बहुत कम होती थी। यहाँ चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे और कुछ सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। अक्टूबर में ये बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चले जाते थे। करीब महीना भर चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल लेते थे। तो ये थे धंगर के चरवाहे। अब दूसरा है गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय। इस समुदाय के जो चरवाहे हैं वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते थे। गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे। ये लोग बरसात और सूखे महीने में चारागाह के लिए जगह बदलते रहते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे और बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। तीसरे समुदाय के चरवाहे बंजारे कहलाते थे। ये चरवाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये चारागाहों की खोज में दूर दूर तक चले जाते थे। अनाज और चारे के बदले वे अपने खेत जोतने वाले जानवर गांव वालों को बेच देते थे। और जो अंतिम समुदाय है चरवाहों का, वो था रायका समुदाय। राजस्थान में रायका समुदाय के चरवाहे रहते थे। इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी। रायका समुदाय के चरवाहे खेती के साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में ये चरवाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के गांवों में भी रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे, इसलिए चरवाहे दूसरे स्थान चले जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। तो इस प्रकार हमने 4 समुदाय देखे चरवाहों के, और ये चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनको सही समय भी चुनना पड़ता था। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही के सारे काम करने पड़ते थे।
तो ये तो था चरवाहों के बारे में। अब हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन कैसे बदला। औपनिवेशिक शासन यानी कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने चारागाहों की ज़मीन खेतों में बदल दी। बेकार पड़ी ज़मीन को खेती करने में प्रयोग किया और इसमें उन्होंने जूट, जिसको कि पटसन बोलते हैं, कपास, गेहूं बोया जाने लगा, जिससे सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सके। अंग्रेज़ों को बिना खेती की ज़मीन को बेकार मानते थे और उसे खेती के लायक बनाना चाहते थे, जिससे कि उस पर खेती हो और आमदनी आए तथा सरकारी खजाना भरे। 19वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेज़ों ने ऐसी कई गैर खेतीहर ज़मीनों को लेकर कुछ लोगों को सौंपा। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया भी बना दिया ताकि वो ज़मीन पर खेती कर सकें। इनमें ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह जो थे वो सिमटने लगे और ख़त्म होने लगे। ख़त्म होने लगे और कुछ चरवाहों ने जब उनके चारागाह की जो जगह थी वो खेती में प्रयोग होने लगी तो उन्होंने अपना पेशा बदल दिया और कुछ तो खेती भी करने लगे। 19वीं सदी के मध्य देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों को घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए थे, परंतु कुछ बंदिशें भी थीं। जंगलों में अब दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट देना पड़ता था, जिसमें जंगल में प्रवेश और वापसी की तारीख लिखी होती थी। यदि वे समय पर सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अंग्रेज घुमंतू लोगों को शक की नज़र से देखते थे। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के अनुसार दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। इन्हें कुछ खास गांव और बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया। बिना परमिट के उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी। गांव की पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। फिर अंग्रेज़ों ने आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों ने चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। 19वीं सदी से चरवाही इलाकों में चरवाही टैक्स लागू कर दिया है, यानी कि जो लोग अपने मवेशियों को चराते थे तो उनको अपनी चरवाही पर टैक्स देना पड़ता था, जहाँ पर वो चराई के लिए अपने मवेशियों को ले जाते थे। प्रति मवेशी टैक्स लगाया गया। 1850 से 1880 के बीच टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा गया। 1880
में तो सीधे चरवाहों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। प्रत्येक चरवाहे को एक पास जारी किया गया। चरागाह में दाखिल होने के लिए पहले पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। तो बच्चों, ये था चरवाहों के बारे में कि किस प्रकार जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने जो चारागाही थी उनको, चारागाहों को कैसे खेतों में बदला और खेतीबाड़ी को बढ़ाया, जिससे कि सरकारी खजाने में जो आमदनी है वो आती रहे और सरकारी खजाना बढ़ता रहे। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं उसको नोट करके रखना बच्चों। और जैसे ही ये पाठ समाप्त होगा उसके बाद ही मैं आपको प्रश्न करने को दूंगी। थैंक यू।